नमस्कार सभी को। आपका हमारे YouTube चैनल अनुज क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10 की पोइम फायर एंड आइस को अच्छे से ख़त्म करेंगे। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। देखिए, अंत सबका निर्धारित है, लेकिन किस तरीके का अंत होगा, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें अपने डिस्ट्रक्शन डूम की तरफ लेकर जाएंगे, वो इस पोएम में डिस्कस किए गए हैं। तो सबसे पहले हम पोएम का एक थीम अंडरस्टैंड करेंगे, तब जाकर हम पोएम को वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो के अंदर में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी मिल जाएंगे, लिटरेसी डिवाइस भी आपके तैयार हो जाएंगे और आंसर राइटिंग की सारी टिप्स भी आपको दे दी जाएंगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम फायर एंड आइस एक्सप्रेसेस ए प्रोफाउंड आइडिया। एक आइडिया पर बेस्ड है कि इस पूरी पृथ्वी का, इस पूरे संसार का अंत होगा इन आइदर ऑफ टू वेज। और इस पूरी पोएम के अंदर में दो तरीके ऐसे डिस्कस किए गए हैं जिससे इस पृथ्वी का अंत हो सकता है, आइदर बाय आइस और फायर। देखिए, समझिए आइस एंड फायर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। भाई, हमको पता है कि आइस एज एक सिचुएशन कंडीशन होती है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जब सब चीज़ें बहुत ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी होने के कारण से उसमें लाइफ लिविंग वार्मनेस खत्म हो जाती है। लाइफ गिविंग वार्मनेस खत्म होने के कारण से वो चीज़ का अंत हो जाता है। और फायर की अगर हम बात करें तो आसपास का ग्लोबल टेम्परेचर हर साल बढ़ता चल रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं। अर्थ का क्रस्ट गर्म होता जा रहा है। तो देखिए, अंत दोनों तरीकों से हो सकता है। फिजिकल रूप की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल कोल्डनेस आ सकती है चारों तरफ, जिससे जो लाइफ गिविंग वार्मनेस है वो खत्म हो जाएगी और पूरी ह्यूमैनिटी और पूरे के पूरे ये जो फ्लोरा एंड फौना आसपास का खत्म हो जाएगा, इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा। दूसरा फिजिकल एट्रीब्यूट ये हो सकता है कि अर्थ का कोर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि अर्थ की सारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाए कि आसपास के ग्लेशियर्स पिघल कर या हीट इतनी ज़्यादा होकर कि ह्यूमन सर्वाइव ही ना कर पाए। दोनों ही जो कंपोनेंट्स हैं इसमें फिजिकल वे में भी रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं और एक स्पिरिचुअल, एक इमेजरी वे भी दिखाते हैं। मतलब आइस का मतलब सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो हमारे अंदर की नफरत दूसरे के प्रति। आइस का मतलब क्या है कि हम दूसरे के प्रति हेट्रेड रखते हैं, हम उससे ईर्ष्या रखते हैं, और इसमें हमारा रेज दिखाई दे ना दे, हमारे मन के अंदर उसके प्रति भाव खराब हैं, उसे आइस कहा गया है। और फायर की अगर बात करूं, देखिए डिजायर, जो यूथफुलनेस होती है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अपने अंदर की जो फायर है, डिजायर को कंट्रोल करने की कैपेसिटी नहीं होती। कई सारे देश रिसोर्सेस के डिजायर के लिए, जगह के डिजायर के लिए वॉर्स करते हैं, अटैक्स करते हैं। तो इस तरीके से भी दुनिया का अंत हो सकता है। हमारे अंदर की नफरत हमें इंसानियत भुलवा देगी, उससे हम अंत कर सकते हैं। और हमारी चीज़ों को पाने की इच्छा, हमारा लालच, हमारा ग्रीड, हमारा रेज, हमारा फ्यूरी भी दुनिया का अंत करवा सकता है, पूरी इंसान जाति का नाश कर सकता है। बोथ द कॉम्पोनेंट्स आर कंपेयर्ड विथ सेल्फ डिस्ट्रक्शन ह्यूमन इमोशंस। यहां पर इस पोइम में फायर एंड आइस को ह्यूमंस के सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग इमोशन से कंपेयर किया गया, जो कि है हेट्रेड यानी नफरत और लालच, इच्छाएं, डिजायर। पोइम बहुत ही आर्टिस्टिकली अंडरपिन्स द फिलॉसफी, एक फिलॉसफी को डिस्कस करती है कि अगर हमने अपने इमोशंस पर काबू नहीं किया और हमारे इमोशंस हम पे हावी हो गए, हम पर रूल करने लगे और हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए, तो अपने आसपास की सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सिर्फ इसे काबू करना है। अगर हम अपने डिजायर्स, अपने हेट्रेड, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में रख पाए, अपने मन को कंट्रोल में रख पाए, तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और अगर हम अपने इमोशन से ओवरकम हो, इमोशंस कुछ नहीं होते हैं, हमारे ब्रेन की सिर्फ केमिकल एक्टिविटीज़ हैं प्रैक्टिकली अगर बात करें। लेकिन जो हमारी विल पावर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो ट्रूली हमारे सोल से ऑरिजिनेट होती है। वो कोई केमिकल का फॉर्मेशन नहीं है। हमारी विल पावर हमारे सोल से ऑरिजिनेट होती है, जो फिजिकली भली समझाया ना जा सके लेकिन फील किया जा सकता है। तो उसमें कहा गया है कि इफ दैट वी लेट आवर इमोशंस रूल अस एंड वी डो नॉट कंट्रोल देम, अगर हमने अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रखा, दे विल श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस। सिमिलरली ही थिंक्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता है फायर और आइस दोनों ही बराबर कैपेसिटी रखते हैं कैटास्ट्रोफिक एंड, यानी इस दुनिया के अंत को लाने में। अब हम वर्ड टू वर्ड इस पोइम की एक एक लाइन और एक एक शब्द को डिटेल से समझेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। दुनिया में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये फायर से खत्म होगी। यहां पे आप साइंटिस्ट की भी बात कर सकते हैं। कई सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर एक बार में इतना भर जाएगा एक समय पर कि अर्थ में लाइफ फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अर्थ का क्रस्ट इतना अनस्टेबल हो जाएगा गर्म होने के कारण से कि लाइफ फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं इंसान का डिजायर
उसका रेज, उसका गुस्सा इतना भर जाएगा कि दुनिया का अंत कर देगा। सम से इन फायर, तो देखिए इसमें बात कही है सम, सब लोग एक पक्ष में नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि फायर से खत्म होगी, कुछ लोग कहते हैं कि आइस से खत्म होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जितना डिजायर के बारे में मुझे मालूम है, जितनी इच्छाओं को मैंने देखा है दुनिया के अंदर, दुनिया के लोगों के अंदर, चीज़ों को पाने की जो लालसा है, एक दूसरे को बुरा फील कराने की या एक दूसरे को बर्बाद करने की जो लालसा है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना एक्सपीरियंस डाला है। आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर, तो मैं उनसे एग्री करता हूं जो कहते हैं कि भाई फायर से अंत होगा। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहा है कि मैंने जितना चखा है, मैंने जितना जाना है इस डिज़ायर के बारे में, डिज़ायर चीज़ें खत्म कर देती है, तबाह कर देती है, तो मैं उनके साथ स्टैंड करता हूं। आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर, जो फायर को कहते हैं कि फायर से डिस्ट्रॉय होगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दूसरी बार, पेरिश का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, खत्म हो जाना, ट्वाइस मतलब होता है दूसरी बार, लेकिन अगर दूसरी बार खत्म होने का कारण हो, तो मैंने इतनी नफरत भी इस दुनिया में देखी है, आई नो इनफ ऑफ हेट टू से, ये कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि आइस भी, नफरत भी इंसान की दुनिया खत्म करने की कैपेसिटी रखती है। वुड सफाइस, सफाइस का मतलब यह है सफिशियंट होना, पर्याप्त होना। ग्रेट मतलब पूरी तरीके से काम पूर्ण कर देगी। तो इसका मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहां पर एक इंसिडेंट को भी लिया है, दूसरे को भी समझाया है। कैसे? उसने कहा कि मैं उनके साथ फेवर में हूं जो कहते हैं कि भाई फायर से खत्म होगी, जितना मैंने इस जिंदगी को चखा यानी इस दुनिया को जिया है। लेकिन अगर दूसरी बार भी मौका मिले तो नफरत भी मैंने इस दुनिया में इतनी देखी है कि इंसान की नफरत भी हमारा अंत कर सकती है, इस पृथ्वी का अंत कर सकती है। वो भी पर्याप्त होगी इस दुनिया से जिंदगी को खत्म करने के लिए। यहाँ पे दोनों समझिए, फिजिकल बात भी हो रही है, बर्फ वगैरह के कारण से जो हमारे ग्लेशियर्स आइसेज आ गया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और आग यानी कि हीट के कारण से डिस्ट्रॉय। एक तो वो हो गया फिजिकल एट्रीब्यूट, एक अपना आध्यात्मिक एट्रीब्यूट क्या है भाई? एक फिलोसॉफिकल एट्रीब्यूट ये है कि इंसान में इतना रेज हो चुका है, ऐसे वेपन्स इस दुनिया ने क्रिएट कर लिए हैं कि फायर और चीज़ों को, जैसे कि देखिए जितने भी ये वॉर्स वगैरह होते हैं उनका मेन मुद्दा रहता है रिसोर्सेज दूसरी ज़मीन पे को हथियाना, तो इनके कारण से उनका जो रेज है वो इनोसेंट लोगों को किल कर देता है। दूसरा हेट्रेड, नफरत, कोई भूखा भी मर रहा है तो उसकी मदद नहीं करेंगे, नफरत इतनी है। ये भी चीज़, ये भी थिंकिंग दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी हो सकती है। तो इस पोएम के अंदर में इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। अब हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। कॉपी में साथ साथ वर्ड टू वर्ड लिखिएगा, उन्हीं से ही आपको आंसर बना के लिखने हैं, आपके पूरे नंबर बैठने हैं उससे। द पोएम एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन आइदर वेज, आइदर बाय आइस और बाय फायर। वन ग्रुप इज ऑफ द ओपिनियन, दुनिया में एक ग्रुप ऐसा है जो मानता है कि अर्थ का कोर एक दिन इतना हीटअप हो जाएगा जिससे अर्थ की सरफेस पे सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा ग्रुप जो है, सेकंड ग्रुप जो है, वो कहता है कि टेम्परेचर इतना डाउन चला जाएगा कि उस पर लाइफ होना, बनना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इससे भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट आएगा, यानी कि कैटास्ट्रोफिक इवेंट, अंत हो जाएगा इस पूरी पृथ्वी का। द पोएट देन कंपेयर्स फायर एंड आइस विद द डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ ह्यूमंस। अब इस पोएम के अंदर में फायर एंड आइस को ह्यूमन इमोशंस, क्या लिखा है भाई? ह्यूमन इमोशंस से कंपेयर किया गया है। डिजायर एंड हेट्रेड, यानी जो फायर है वो डिजायर का प्रतीक है और जो नफरत है वो आइस का प्रतीक है। ही सेज दैट फ्रॉम वॉट इज टू अवेयर अबाउट, लेकिन जितना उसने इस दुनिया को जाना है उसे लगता है जो फियरी डिजायर्स हैं, चीज़ों को पाने का लालच है, ये उनके साथ फेवर करता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कहते हैं कि भाई आग से खत्म होगी, क्योंकि उसने लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, ऐसे लोग देखे हैं जिनमें डिजायर बहुत है, इनफैक्ट वो दूसरे को तबाह करने के लिए भी सोचेंगे नहीं। By saying so, he brings about the idea that human beings let their emotion rule them and the consequences of unmonitored longing is chaos. देखिए लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। उसने एक ऐसा आइडिया हमें बताया है कि जो इंसान है अगर अपने इमोशंस को अपने ऊपर रूल करने देगा तो उसके जो दुष्परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया, अनमॉनिटर रहे, लॉन्जिंग इज केओस। लॉन्जिंग मतलब होता है किसी चीज को चाहना, अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो देखिए केओस होगा। Then by waving off the first option of fire, he considered if the world had to perish twice, फिर वो दूसरी बार कहता है कि अगर दूसरी बार तबाह हुई, आइस वुड बी इक्वली कॉम्पोनेंट, आइस को भी कम मत समझिएगा, वो भी इक्वली कॉम्पिटेंट है पृथ्वी को खत्म करने पे। ही ब्रिंग्स अबाउट द कॉन्ट्रास्ट, इस केस में इस वाली लाइन में वो कॉन्ट्रास्ट लेके आया है आइस एंड हेट्रेड के बीच में। द ह्यूमन कैपेबिलिटी, इंसान इतना इनसेंसिटिव हो जाता है, इतनी नफरत उसमें भर जाती है कि उसमें भी पोटेंशियल है इनर डिस्ट्रक्शन का,
देखिए, आग तो डिस्ट्रॉय करती हुई दिख रही है, जल रही हैं, लपटें उठ रही हैं, डिजायर दिख रहा है, लेकिन जो नफरत है वो दिखाई नहीं देती, अंदर ही अंदर खत्म करती है, इंसानियत मार देती है, दूसरे जानवर के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, इंसान के प्रति एक बहुत ही खराब भाव मन में उत्पन्न करती है, जो उसके साथ साथ हमें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। वो अंदरूनी तरीके से हमारे अंदर से क्या कर रही है, बॉडी को खोखला कर रही है, नफरत से भर रही है हमें, जो दूसरे के लिए तो खराब है ही है, साथ में हमारे नाश का भी कारण बन सकता है। दो स्लो एंड स्टेडी, नफरत एक दिन में ऐसे नहीं आती, धीरे धीरे पनपती है। गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता है, इंस्टेंट दिख जाता है, लेकिन नफरत धीरे धीरे तो पनपती है, लेकिन धीरे धीरे ही शो होती है। इट हैज़ द सेम इफेक्ट दैट द डिजायर हैज ऑन अस। जितना हमारा डिजायर हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है, उतना दूसरे से नफरत भी हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो इफ गिवन एन ऑप्शन बिटवीन फायर एंड आइस, और अगर आइस और फायर में ऑप्शन दिया जाए तो आइस भी काफी है इस दुनिया को खत्म करने की जितना फायर है। कम ना समझिए नफरत को भी, नफरत भी इतनी खराब हो सकती है कि दुनिया को तबाह कर दे। इस आइडिया को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। अब हम इस पूरी पोइम की फिगर ऑफ स्पीच को ढंग से तैयार कर लेंगे। हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हम निपटा देंगे। सबसे पहले बात करेंगे राइमिंग स्कीम की। आई होप राइमिंग स्कीम सबको आती होगी, जिन्हें नहीं आती एक सेकंड में समझाता। राइमिंग स्कीम में ना हमें तुकबंदियां बनानी है। देखिए, फर्स्ट लाइन का आखिरी वर्ड देखिए, फायर, इसको मैं नाम दिया ए। आइस इससे मिलता जुलता नहीं है, इसको नया सिंबल दे दिया बी। डिजायर, फायर डिजायर, फायर डिजायर सुनने में एक जैसा ए, फिर से आ गया फायर ए। ट्वाइस आइस, ट्वाइस आइस बी। हेट नया ही आ गया, आइस फिर से आ गया। ग्रेट हेट सी। सफाइस आइस बी। तो ए बी सी बी, राइमिंग स्कीम तैयार। नेक्स्ट है हमारे पास में एजोनेंस। इट इज ए रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड्स इन द सेम लाइन। वोवेल्स ए ई आई ओ यू, अल्फाबेट की लेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, साउंड की बात कर रहा हूं, ओ की साउंड। द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ एंड आई होल्ड विद दोज हु फेवर। तो होल्ड विद दोज हु फेवर, तो ओ की साउंड और आई की साउंड, इसमें वोवेल्स का रिपीटिशन होना एजोनेंस कहलाता है। एलिट्रेशन मीन्स स्टार्टिंग जो वर्ड की हो रही है जिस लेटर से, वो बार बार रिपीटेड है, उसकी साउंड रिपीट हो रही है। जैसे फेवर फायर, एफ स्टार्टिंग में है। वर्ल्ड विल, डब्ल्यू वर्ड जो है, डब्ल्यू साउंड जो है वो दोनों में रिपीट है। इमेजरी मीन्स क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग दियर फाइव सेंसेस। जब हम फाइव सेंसेस, टेस्ट हो गया, टच हो गया, स्मेल हो गया, हियरिंग हो गया, विजन हो गया, इन सेंसेस की मदद से जब हम कुछ चीज फील करवाते हैं तो उसे इमेजरी कहते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर टू से दैट द फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो इसमें सेंसेस का इस्तेमाल किया गया है हमारे फायर एंड आइस के रूप में, हेट्रेड एंड फ्यूरी के रूप में, रेज के रूप में, डिजायर के रूप में। नेक्स्ट है एनाफोरा। इसके अंदर में कुछ वर्ड हर लाइन के स्टार्टिंग में रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि सम से द वर्ल्ड एंड इन फायर एंड सम से। तो सम से दोनों लाइन में स्टार्टिंग में आया है, तो एनाफोरा। पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण, किसी चीज में ह्यूमन लाइक क्वालिटी देना। पर्सोनिफिकेशन इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, किसी नॉन लिविंग थिंग में। इन दिस पोएम जो फायर एंड आइस हैं आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। देखिए, ह्यूमंस हैव अ कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय। हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं इससे डिस्ट्रक्शन होता है, कैपेबिलिटीज हमारे पास में होती हैं। आग और फायर के पास कोई कैपेबिलिटीज नहीं होती, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पोइट ने यहाँ पर फायर को और आइस को क्या किया है, पर्सोनिफाई किया, जैसे उनका खुद का कोई मन है, खुद की कोई इनकी इच्छा है, खुद की कोई इनकी विल है कि वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। और नेक्स्ट है इंजैममेंट। इंजैममेंट का मतलब होता है कि भाई बिना ब्रेक किए लाइन को आगे के सेंटेंस में, यानी बिना कॉमा या किसी फुल स्टॉप के आगे की लाइन में शिफ्ट कर दिया जाए किसी बात को। जैसे फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इट मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ ना तो कोई फुल स्टॉप है ना कोई कॉमा है, तो आगे की लाइन में स्टार्ट कर दिया, तो कौन सा हुआ भाई हमारे पास में, इंजैममेंट हो गया। अब हम बढ़ेंगे रेफरेंस टू कंटेक्स्ट की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई आइस किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है इस एक्सट्रैक्ट में। तो आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड यानी नफरत, एंड बिटरनेस यानी कड़वाहट जो इंसान के मन में भरी होती है। whom does the poet favor? तो poet favor the people who thinks the world will end in fire, because he knows the desire for supremacy is enough to destroy the world. The lines from the poem tell us that poet advises to be carefree. No भाई, ऐसा तो नहीं है। The poet
वॉन्ट्स अस टू बी फियरलेस, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा द पोइट नोज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिजायर। पोइट को कहीं ना कहीं मालूम है कि भाई हमारे डिजायर्स का क्या क्या दुष्परिणाम हो सकता है। नेक्स्ट रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट में हमसे पूछा है व्हेन द स्पीकर सेज दैट द आइस वुड कुड आल्सो बी अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ही रिफर्स टू। ये आइस में किसकी बात कर रहा है? तो आइस में किसकी बात कर रहा है भाई? हेट्रेड की बात कर रहा है। तो हमारा आंसर इसमें डायरेक्ट हो जाएगा हेट्रेड। व्हाट डज द स्पीकर अलाइनमेंट विद दोज हु फेवर आइस? ये स्पीकर का कैसा अलाइनमेंट है उनके साथ जो आइस से डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं? तो भाई इस आइस को भी वो बराबर ही कॉन्ट्रीब्यूटेड मानता है कि वो भी हमारे अर्थ का डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भी उनके कारण से लैक ऑफ एम्पैथी, सहानुभूति दूसरे के प्रति क्या होती है? कमी होने के कारण से, और इमोशनल कनेक्शन कम होने के कारण से भी दुनिया तबाह हो सकती है। जब हमारा एक दूसरे के प्रति आत्मिक संबंध खत्म हो जाते हैं, सहानुभूति खत्म हो जाती है, दूसरे के दर्द को समझना खत्म हो जाता है, तो वो भी हमारे लिए उतना ही डिस्ट्रक्टिव है जितना कि फायर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय आइस? अब देखिए, हमें ये नहीं बताना है कि आइस क्या शो कर रहा है, हमें ये बताना है कि स्पीकर का एटीट्यूड कैसा है जब वो आइस की बात करता है। तो देखिए यहाँ पर ना जो आंसर होगा वो होगा रिस्पेक्टफुल। सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन समझिए जिस तरीके से लिखा हुआ है, उसने आइस को भी उतना ही सम्मान दिया है जितना फायर को दिया। उसने कहा है कि आइस भी सफिशियंट है दुनिया को तबाह करने को। लिखने का तरीका देखिए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। बहुत काफ़ी होगा, यानी उसमें भी उसकी कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं कर रहा है, बल्कि उसको पूर्ण तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा है कि आइस में भी इतनी दम है कि दुनिया को तबाह कर सके। तो जो स्पीकर का एटीट्यूड है डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस के प्रति, वो कैसा है? रिस्पेक्टफुल है। उसको रिस्पेक्ट करता है कि उसमें भी इतनी जान है, इतनी ताकत है, इतनी कैपेबिलिटी है कि दुनिया तबाह की जा सके, नफरत इतनी बड़ी भी हो सकती है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई कमेंट ऑन द पोइट्स यूज ऑफ लैंग्वेज इन दिस लाइन। तो देखिए, इनकी लैंग्वेज की खासियत है इस वाली लाइन में कि लैंग्वेज जो बड़ी लिखी हुई है बड़ी ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी डायरेक्ट बात कही गई है, कुछ घुमा फिरा कर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये इतनी सिंपल है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मतलब भाई दुनिया तबाह होना कोई छोटा मोटा टॉपिक तो है नहीं, तो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को बड़े ही सरलता से हमें पेश कर दिया गया। तो कमेंट ऑन द पोइट्स यूज ऑफ लैंग्वेज, तो हम सिंपल लिखेंगे हिज लैंग्वेज वॉज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है मास लोगों के द्वारा, यानी मास पीपल के द्वारा इसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपकी आंसर राइटिंग में काफी हेल्प करेगा। मेरे साथ साथ इसको लिखिएगा, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम फायर एंड आइस। तो सुनिएगा, इसमें हमें चेतावनी दी गई है, हमें इत्तला किया गया है फॉरेस्ट के द्वारा कि ह्यूमैनिटी का अंत नजदीक है। ही सेज दैट बाय नेचर मैन हैज बिकम सेल्फिश, ग्रीडी एंड इंडिफरेंस, कि इंसान धीरे धीरे लालची होता जा रहा है, स्वार्थी होता जा रहा है। He says that if the man is not able to control his feeling, अगर वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, फीलिंग ऑफ डिजायर एंड हेट, दैट वुड अल्टीमेटली लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मदर अर्थ। हमारी माता समान पृथ्वी का अंत हो जाएगा यदि हमने अपने इमोशंस पे काबू नहीं रखा। तो पहले के समय में और आज के समय में लोगों की थिंकिंग में काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले पड़ोसी का साथ देता था, चाहे उससे कितनी भी झगड़े हो चुके हों उसके, लेकिन आज के समय में पड़ोसियों को पड़ोसियों से भी मतलब नहीं है। तो जब हम अपने आसपास ये नफरत महसूस कर सकते हैं, तो ग्लोबल लेवल पे तो नफरत और बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो कम्युनल बेसिस पे हो, चाहे वो रिलीजियस बेसिस पर हो। तो यही मैसेज इस पोइम के थ्रू दिया गया है कि भाई अगर हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करा तो ये हमारे अंत की तरफ हमें लेकर जाएगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, व्हाट डज इट रिफर्स टू? इट का मतलब है अर्थ। किसके डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है दूसरी बार, और दूसरी बार कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है भाई कोई चीज? तो सुनिएगा, पोइट कहता है दैट द पीपल होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस। इस पृथ्वी पर सभी लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। और द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कैसे दुनिया है, कैसे उसका अंत होगा? कुछ कहते हैं कि भाई आइस से तबाह होगी, डिजायर के कारण से। कुछ कहते हैं कि भाई नफरत से तबाह होगी। पोइट वॉन्ट्स टू से कि दैट द वर्ल्ड डिस्ट्रॉयड बाय डिजायर कैन बी रीबिल्ड। पोइट ने यह बताया है कि पहले भाई अगर आग से यानी डिजायर से डिस्ट्रॉय भी हुआ, उसे बनाया जा सकता है, बट दिस कैन अगेन पेरिश, वो फिर से तबाह हो जाएगा हमारी इंटरनल फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड के कारण से, जो कि लोगों के दिलों में है एक दूसरे के प्रति। तो आग से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको फिर भी हम रीबिल्ड कर सकते हैं, लेकिन नफरत के कारण से वो अंत और ज्यादा नजदीक हमारे हो जाएगा और दूसरी बार भी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। एक्सप्लेन वाई द पोइट पर्सनली होल्ड्स द कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विल प्राइमली एंड इन फायर। इस पोइम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रेफरेंस दी है वो आग को दी है पहली, कि भाई आग से ये दुनिया तबाह होगी। तो हम पोइट के पर्सनालिटी के बारे में और उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में इस लाइन से जान सकते हैं। देखिए, पोइट ने पहली प्रेफरेंस आग को इसलिए दी है क्योंकि ऐसा लगता है कि ही हैज़ बीन अ विक्टिम, वो झेल चुका है
ऑफ द फियरी एस्पेक्ट ऑफ डिजायर, ये फियरी है, आई है ये, तो फियरी एस्पेक्ट ऑफ डिजायर कि जो डिजायर है वो कैसे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, वो उसका विक्टिम रह चुका है और हो सकता है शायद उसने अपने खुद की लाइफ में भी ऐसी डिजायर कभी करी हो जिसके कारण से उसे कोई दुष्परिणाम झेलना पड़ा हो। ही सीम्स टू हैव एक्सपीरियंस द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ डिजायर इन हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में भी कुछ उसने ऐसा इफेक्ट देखा है उस डिजायर के कारण से जिसके कारण से उसकी लाइफ में कुछ दुष्प्रभाव पड़ा हो। देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। क्या आपको लगता है दुनिया एक दिन तबाह होगी? क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और बर्स्ट हो गया, या ठंडा हो गया सब कुछ आसपास? तो देखिए इसका आंसर कैसे किया गया है। अनफॉर्चुनेटली, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि दुनिया एक दिन अंत होगी और हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। कई सारे आइडियाज़ हैं लोगों के मन में कि ऐसे तबाह होगी वैसे तबाह होगी, लेकिन हम एक को श्योरली नहीं कह सकते। हमारी पृथ्वी पर लाइफ होने का कारण क्या है? अर्थ में ऐसे सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस बने, अर्थ पे ऐसा टेम्परेचर रहा जो सूरज से बिल्कुल पर्याप्त दूरी पर है, जिसके कारण से यहाँ पर जिंदगी हो सकती है। हम भले इसकी कदर ना करते हों, हम पेड़ पौधे को एक्सट्रीम तरीके से डिस्ट्रॉय करते चल रहे हैं, ह्यूमन लाइफ को, एनिमल लाइफ को डिस्ट्रॉय करते चल रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ पे, हमारी अर्थ पे लाइफ बहुत प्रेशियस है। इफ द सन गेट्स सो हॉट वन डे, अगर सूरज एक दिन बहुत गर्म हो गया, दैट इट इज एट द वर्ज ऑफ बस्टिंग, और फूट गया, बर्स्ट हो गया, उससे बहुत रैपिड डिस्ट्रक्शन होगा। देयर वुड बी फायर एवरीवेयर, चारों तरफ अफरा तफरी और आग लग जाएगी। कन्वर्सली ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया और हमारे यहाँ पर सूरज की रोशनी ना आने के कारण से लाइफ फॉर्म खत्म हो गई, चारों तरफ बर्फ ही होगी। और जैसा आपने देखा है भाई, सर्दियों के समय पे सब कुछ मुरझा जाता है, लाइफ फॉर्म खत्म हो जाती है, तो उसी तरीके से इतना लो टेम्परेचर आ जाएगा कि जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हम दोनों तरीके से आंसर अपना लिख सकते हैं। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, ये आंसर आप एक्स्ट्रा लिखने के लिए याद करिएगा। तो फायर यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है एज ग्रीड, लालच, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, बहुत ज़्यादा गुस्सा, निर्दयता, हमारी लस्ट एंड एवरेस। तो इन सब चीज़ों को यूज़ किया गया है इन टर्म्स ऑफ फायर। आइस शो करता है इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनटॉलरेंस, दूसरे व्यक्ति के प्रति टॉलरेट ना होना, इनडिफरेंस, उसको अलग मानना, रिजिडिटी, दूसरे के प्रति ना बदलना और उसे एक्सेप्ट ना करना, और नफरत। ये आइस के थ्रू रिप्रेजेंट की गई है पोइम के अंदर। द टोन ऑफ द स्पीकर कॉन्ट्रास्ट विद द सीरियसनेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जिस तरीके से पोइम लिखी गई, बड़ी ही कैजुअल बात सी लिख दी गई है, लगता है कोई हमसे बात करने आया है और हमको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। सेम गोज विद दिस पोइम। ये पोइम लिखी तो बड़े ही सिंपल टोन में है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात में है, लेकिन एक बहुत गहरी बात, बहुत ही सीरियस बात हमको कहकर गई है। फायर और आइस एक सिंबॉलिक पोइम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, विद अ मैसेज टू रिवील द ग्रेविटी ऑफ द वायलेंट एंड कोल्ड ह्यूमन इमोशन, जो कि इंसान का वायलेंट और कोल्ड नेचर, कोल्ड इमोशन को दर्शाता है। इन इमोशंस को यदि कंट्रोल में नहीं रखा गया, जिसके कारण से वर्ल्ड क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। पोइट वॉन्ट्स अस टू मेक ह्यूमैनिटी बिलीव दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे। उसने हमें इस पोइम के माध्यम से बताया है कि दुनिया का एक दिन अंत होगा, इंसान की ही बुरे कर्मों के द्वारा, मिसडीड के कारण से। हिज एम इज एफोरिज्म ब्रेविटी। इसका मतलब होता है छोटी बात में काफी कुछ कह देना, शॉर्ट फेजेस की मदद से बड़ी बात कह देना। फॉर ट्रुथ रिमेन्स एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है दो कारण, किसी एक चीज के करने के दो दो कारण, जैसे कि इसमें फायर एंड आइस को दो कारण माना गया। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो सत्य हमसे कहा है वो बहुत ही छोटी भाषा में, अपोरिज्म ब्रेविटी के द्वारा कहा है, एज टू हाउ स्पेसिफिक द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड, कि किस तरीके से दुनिया का अंत होगा। तो जिस बात को उसने छोटे छोटे रूप में कहा, ये छोटी बात नहीं है, कहा छोटे रूप में है, बात छोटी नहीं है, तो इसलिए उनकी जो टोन है और जो मैसेज है वो आपस में कॉन्ट्रास्ट है। दैट्स व्हाई द टोन कॉन्ट्रास्ट विद द सीरियसनेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर विद पीपल फेवरिंग बोथ फायर एंड आइस। देखिए मैंने ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिया है कि आपको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी मिले वर्ल्ड एंड का और आप उसे लिख पाए। देखिए अकॉर्डिंग टू सम पीपल, कुछ लोगों के द्वारा ही माना जाता है कि दुनिया फायर से तबाह होगी, अर्थ का कोर इतना गर्म हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी, जिससे कई सारी नेचुरल कैलेमिटीज आ सकती हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकता है, अनकंट्रोलेबल फॉरेस्ट फायर, अभी एलए में आग लग के चुकी, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, सुनामीज आ सकती हैं, तो इस कारण से भी पृथ्वी का अंत हो जाएगा नेचुरल डिजास्टर के कारण से। However, some people believe, और साइंटिफिकली कुछ लोग मानते हैं कि आइस एज आएगा। As a result of melting ice caps and glaciers, there would be a rise and ice age that would freeze all the living things, जिससे हर living thing क्या होगी, जम जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। All the ice and snow from the mountains will melt down to plains one day, thus will shrink the world। और ऐसा भी हो सकता है कि आइस और स्नो माउंटेन्स के ऊपर जो ग्लेशियर्स के रूप में है वो पिघल जाएगी, जिस कारण से बाढ़ वगैरह या आपदाएं आ जाएंगी और इंसान जाति का नाश हो जाएगा। मोस्ट ऑफ योर क्लासमेट्स लाइक फ्रॉस्ट। आपके कई सारे क्लासमेट्स
फ्रॉस्ट की तरह मानते हैं कि इंसान का जो ग्रीड है, रेज है, इस दुनिया को खत्म कर देगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है, यू फील दैट फायर एंड आइस इन मैनकाइंड कैन बी एड्रेस्ड टू क्रिएट अ हार्मोनियस वर्ल्ड। लेकिन यही आग और अंदर की जो बर्फ है यानी कि आइस है, वो दुनिया को एक अच्छी बेहतर दुनिया बना सकती है, एक हार्मोनियस वर्ल्ड बना सकती है जहाँ पे सब कॉर्पोरेशन के साथ रहते हैं। तो एक तरीके से देखिए, आपको लिखना क्या, आपको एक स्पीच तैयार करनी है, पोएम के रिस्पेक्ट में समझाना है, लेकिन अपने व्यूज भी रखने हैं। पोएम के अंदर तो देखिए फायर एंड आइस को बड़े ही नेगेटिव टर्म्स में लिया गया था कि दुनिया तबाह कर देगी, लेकिन आपको क्या लिखना है इस आंसर में, ध्यान दीजिएगा, बच्चे इसको गलत कर सकते हैं। इसमें आपको लिखना है कि फायर एंड आइस कैसे दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनाने में मदद कर सकता है। भाई जो जुनून है वो पागलपन वाला भी होता है और कुछ कर दिखाने का भी होता है, तो उस तरीके का आपको आंसर फ्रेम करना है। आपको स्पीच की तरह बोला था, स्पीच की तरह लिखेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट इन दिस रूम। Today I am here to express my belief with respect to the poem Fire and Ice. Dear friends, I strongly believe that fire and ice in mankind can be addressed to create a harmonious world. आती हमने अपनी बात लिखी कि हम ये बताना चाहते हैं कि फायर एंड आइस एक अच्छी दुनिया, हार्मोनियस वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है। हम जो ह्यूमंस होते हैं वो एक्सट्रीम्स यानी फायर एंड आइस में बीच में लगे रहते हैं, और जिस कारण से हमारा जो पैशन है, डिजायर है, लस्ट है, लॉन्जिंग है जो कि फायर है, और ग्रीड है, एवरेज है, पैशनेट लव है, वो कई बार कॉन्फ्लिक्ट और डिजास्टर का कारण बनता है। लालच के लिए दूसरे को बर्बाद कर देना, इतना प्रेम करना कि प्रेमी को बर्बाद कर देना, ये कई इंस्टेंसेस हम सुनते हैं। अगर इन पर काबू ना किया जाए तो ये दुनिया का अंत कर सकते हैं बहुत जल्द। लेकिन इंसानियत खुद को रिडीम कर सकती है, पॉसिबली सेव और डिले द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और रोक ना पाए लेकिन डिले कर सकती है उस अंत को, बाय एक्सट्रीम्स ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर। इन्हीं एक्सट्रीम्स का इस्तेमाल करके, लेकिन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। पोएम के अंदर में उन दोनों एलिमेंट्स को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाया गया है कि कैसे दुनिया का अंत करेंगे, लेकिन इस आंसर के अंदर में हम उसको पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे कि इंसान का जुनून कैसे दुनिया को एक अच्छी दुनिया भी बना सकता है। सो लेट अस कीप द बर्निंग ऑफ द फायर ऑफ पैट्रियटिज्म। तो हमारे अंदर जो फायर होनी चाहिए वो देशभक्ति की फायर होनी चाहिए, सेंसिटिविटी, सॉलिडिटी, दूसरे का सम्मान होना चाहिए, एंड पुट आइस ऑन इंडिफरेंसेस। और बर्फ, हेट्रेड नहीं, हमें उन चीज़ों पे बर्फ डाल देनी चाहिए जो हमारे बीच भेदभाव क्रिएट करते हैं, रिजिडिटी लाते हैं, जिससे हम एक दुनिया को एक अच्छी दुनिया बना पाए। कितनी खूबसूरती से देखिए आंसर तैयार हुआ है। इट इज ए हॉब्सन्स चॉइस दैट द पोइट फेसेस इन द पोएम फायर एंड आइस। इलस्ट्रेट दिस थॉट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम। देखिए, हॉब्सन्स चॉइस का मतलब एक ईडियम है। इट मीन्स आपको देखने में तो लगता है आपके पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, दो चॉइसेस हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन दोनों चॉइसेस का रिजल्ट एक ही है। तो हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है आप कुछ भी चुन लीजिए, चाहे फायर चाहे आइस, हो डिस्ट्रक्शन ही रहा है। तो इस थॉट को आगे बढ़ाते हुए आप अपने आंसर तैयार कीजिए और एग्जाम्पल्स इस्तेमाल कीजिए पोएम के लिए। इस थॉट को हमें इलस्ट्रेट करना है। द पोएम डिस्क्राइब्स अ फियरी एंड टू द प्लैनेट। इस पोएम के अंदर में अंत दिखाया गया है हमारे प्लैनेट का, विच रिप्रेजेंट्स ह्यूमन ग्रीड, जो कि इंसान के ग्रीड और सेल्फिशनेस का कारण है। सम बिलीव दैट द आइस विच इज रिप्रेजेंट हेट्रेड विल ब्रिंग द एंड टू द वर्ल्ड। कुछ मानते हैं कि जो हेट्रेड है वो इस दुनिया का अंत करेगा, बिकॉज बोथ द ऑप्शंस वुड अल्टीमेटली लीड टू कैटास्ट्रोफी। अब चाहे आप फायर चुन लीजिए चाहे आप आइस चुन लीजिए, दोनों ही कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स हैं, दोनों ही खत्म कर देंगे दुनिया को। ह्यूमैनिटी इज दस फेस्ड विद अ डिसीजन दैट रियली इजंट इट्स ए चॉइस एट ऑल। तो इंसानों के सामने सीधी बात तो ये आ गई कि भाई चॉइस है नहीं, चाहे आग से हो चाहे बर्फ से हो, तबाह तो होनी ही है। एज ऑल ऑप्शंस इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट टू पर्सनल डैमेज, क्योंकि दोनों ही पर्सनली क्या कर रहे हैं, डैमेज करते हैं, चाहे हम कोई भी ऑप्शन चुन लें। द डिसीजंस आर डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑन ए पर्सनल लेवल टू अंडरस्कोर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मैसेज दैट देयर आर नो ऑल्टरनेटिव्स। अल्टीमेट मैसेज यही है कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। द पोएट प्रेजेंट्स द ऑप्शंस इन अ कंसाइज एंड टेंस मैनर। उसने जो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो बड़े कंसाइज छोटे रूप में दे तो दिए हैं, लेकिन जो पोएम का सेंट्रल आइडिया है, द poem central theme of destruction brought on by greed and hatred, which is exemplified by the sayings of Hobson's choice। चाहे आप ऐसे चाहे ऐसे, दोनों ही रास्तों पे अंत नजदीक है। gives the poem a deep and dark undercurrent। ये बहुत गहरी बात है और बहुत ही डार्क बात है कि अंत तो है ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास में ये चॉइस भी है, ये चॉइस भी है, लेकिन अल्टीमेटली कोई चॉइस नहीं है, रिजल्ट दोनों का एक ही है। क्या फर्क पड़ता है फिर, आग से जलें या चाहे बर्फ से खत्म हो। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप इजीली समझ पाए होंगे। आपका दिन शुभ हो।